हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में अनदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, यह टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर 4 का। आई नो कि तुम लोगों को लग रहा होगा दीदी आप काफ़ी छोटा वीडियो क्यों बनाती हैं, लंबा वीडियो बनाइए, ज़्यादा टॉपिक एक वीडियो में कवर कर दीजिए। बट विश्वास करो मेरे लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज एडिटिंग में, एक्सपोर्ट करने में काफ़ी समय वेस्ट होता है। तो इतना मैं समय नहीं दे सकती अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज आई हैव सो मेनी अदर वर्क्स टू डू। इसलिए मैं छोटा ही वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि इस वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एज ऑफ एसोसिएशंस के बारे में। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि रिवोल्ट ऑफ 1857, ये जो पार्ट था चैप्टर 4 का, ये मैंने ख़त्म कर दिया है। पूरा तुम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। हर एक सवाल तुम लोगों से सॉल्व हो पाएगा अगर उस पर्टिकुलर रिवोल्ट ऑफ 1857 से कोई भी क्वेश्चन उठ के आता है। क्वींस प्रोक्लामेशन से आ जाए, या आ जाए कि नेचर ऑफ द रिवोल्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है वहाँ से। वो सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हुए बेटा, तो वहाँ पे बहुत ही ध्यान से मन लगाकर, हेडफोन लगाकर पढ़ो, सुनो। आई एम श्योर तुमको बहुत हेल्प मिलेगा। अल्टीमेटली आ जाते हैं एज ऑफ एसोसिएशंस में। चैप्टर 4 शुरू होने से पहले ही काफ़ी बच्चे मुझे लगातार कह रहे थे कि दीदी ये टॉपिक शुरू कर दो, ये टॉपिक शुरू कर दो। अब आ गए हैं इस टॉपिक पे, ध्यान से सुनो। सबसे पहली तो बात है एज ऑफ एसोसिएशंस। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन का मतलब होता है एक बेसिकली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक बातों को रखा जाएगा। तो दीदी एज ऑफ एसोसिएशन से मतलब है एसोसिएशंस का दौर, एक ऐसा समय जहां पर बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे लेवल पे इंडिया के अंदर बन रहे हों। और दीदी क्यों बन रहे थे? जस्ट ताकि इंडियंस अपना ओपिनियन अंग्रेजों के सामने रख सके। ठीक है, तो एसोसिएशन यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ लोग किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बातचीत करेंगे। और एज ऑफ एसोसिएशन से मेरा मतलब है कि वो पर्टिकुलर पूरा समय, वो पर्टिकुलर पूरा पीरियड ऑफ टाइम जहां पर न जाने कितने सारे छोटे छोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बोल सकते हो इंडिया में स्टैब्लिश हुए, जिनका मेन काम यही था कि इंडियन लोगों का ओपिनियन अंग्रेजों तक पहुंच सके। डिस्कस करते हैं। पहली बात तो बेटा नंबर 1 MCQ यहां से बनता है कि एज ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन का दौर, ये शब्द पहली बार किसने यूज किया? ये फ्रेज पहली बार किसने यूज किया? सो इट वाज डॉक्टर अनिल सील। प्लीज याद रखो, डॉक्टर अनिल सील। इन्होंने अपने बुक, अब तुम बुक का नाम नहीं भी याद रखते हो तो चलता है, बट कौन पहले शख्स थे जिन्होंने एज ऑफ एसोसिएशन शब्द का इस्तेमाल करा है? तो वहां पे MCQ क्लियर रखो, इट इज डॉक्टर अनिल सील। डॉक्टर अनिल सील ने अपने बुक द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन इन द 19th सेंचुरी, ये पूरा बुक का नाम है। दीदी याद रखेंगे क्या इतना बड़ा नाम? बिल्कुल भी नहीं। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड। मैंने अपने टाइम पे याद नहीं रखा था, एंड आई मैंने कोई क्वेश्चन देखा था टेस्ट पेपर में जहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा हो कि अनिल सील के बुक का नाम क्या था। बुक का नाम मत याद रखो, कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर अनिल सील ने अपने इस बुक में पहली दफा लिखा कि 19th सेंचुरी का जो समय था, अब मैं 19th सेंचुरी बोल रही हूं यानी कि 1800 से लेकर 1899, 19th सेंचुरी का समय एज ऑफ एसोसिएशंस कहला रहा है। क्यों दीदी? क्योंकि इस दौरान बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में बन रहे थे, सो दैट इंडियंस अपनी बातें अंग्रेजों तक पहुंचा सके, अंग्रेजों तक अपने ओपिनियंस को रख सके। तो शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, और कोशिश करना कि एकदम मस्त आंसर लिख कर आओ। क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एज ऑफ एसोसिएशन? डॉक्टर अनिल सील वॉज द फर्स्ट पर्सन to call the 19th century as age of associations because during this period of time many organizations came into existence, and the main work of these organizations were to put forth or put forward the objectives or the opinions of the Indians in front of the British.
ठीक है, अंग्रेजों के सामने अपने ओपिनियंस को रखने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस बनने शुरू हुए थे। दीदी कौन सा सेंचुरी? 19th सेंचुरी को याद रखना, 19th सेंचुरी को एज ऑफ एसोसिएशन कहा गया है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का दौर। लेकिन तुम एक्चुअल में देखोगे, सॉरी यहाँ पे मेरे को लिखना था 1830s, एक्चुअल में देखोगे तो 1830s से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस या एसोसिएशंस बनने शुरू हुए थे। 1800 से एग्जैक्टली शुरू नहीं हुआ था, 1830s के ऑनवर्ड्स थोड़े बहुत पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में देखने को हमें मिल रहे थे। तो पहला एमसीक्यू आंसर करो, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल द 19th सेंचुरी एज एज ऑफ एसोसिएशन? एज ऑफ एसोसिएशन का नाम 19th सेंचुरी को पहली बार किसने दिया? दीदी इट वाज डॉक्टर अनिल सील, एब्सोल्युटली। लेकिन असलियत में दीदी 1830s के बाद जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनने शुरू हुए, और ये दीदी इसलिए बन रहे थे ताकि इंडियंस अपने ओपिनियन अंग्रेजों के सामने रख सके। ठीक है बेटा, अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज फोकस के साथ सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्लीज। क्वेश्चन, बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा, बोंगो भाषा पब्लिकेशन सोसाइटी, जिस नाम से बुलाना चाहते हो बुलाओ, लेकिन दीदी एग्जाम में आ जाएगा तो कौन सा नाम ज़्यादा यूज़ करें, कौन सा नाम यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होगा? इट वुड बी दिस वन, बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा। अच्छा दीदी, सबसे पहला एमसीक्यू, ये कौन से ईयर में, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात चल रही है ना, तो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ? दीदी 1836। तो बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा या बोंगो भाषा पब्लिकेशन सोसाइटी 1836 में स्टैब्लिश हुआ। डेट याद रहेगा? ठीक है दीदी। किसने स्टैब्लिश किया दीदी? तो इट वॉज फाउंडेड बाय एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। एसोसिएट्स का मतलब क्या होता है? राजा राम मोहन रॉय के क्लोज रिश्ते में जो लोग थे, रिश्ते मतलब रिलेटिव्स में समझ लेना, उनके एसोसिएशन में जो लोग थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उन लोगों ने मिल करके ये एसोसिएशन बनाया था, और फॉलोअर्स में से या एसोसिएट्स में से लीडरशिप दिया गौरी शंकर तारक बागिश ने। फिर से नाम सुन लो, बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स ने बनाया था। राजा राम मोहन रॉय ने नहीं बनाया था, ओके, राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स ने बनाया था। एसोसिएट्स यानी कि मान लो मैं बहुत बड़ी एक लीडर हूं, तो मेरे साथ रहने वाले लोग जो मेरे साथ रहकर मेरे ही जैसा बहुत पावरफुल काम करते हैं, उनको एसोसिएट्स बोला जाता है। तो राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स ने बनाया था ये एसोसिएशन, जिसमें से एक एसोसिएट का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है, दैट इज गौरी शंकर तारक बागिश। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आता है कि हु फाउंडेड द बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा, तो प्लीज लिख कर आना, इट वॉज फाउंडेड बाय द एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय अंडर द लीडरशिप ऑफ गौरी शंकर तारक बागिश। ओके दीदी, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 1, मेरे सिलेक्शन में ये आया था क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से। बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा, बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मैंने तुमको बताया ना कि 1800s का समय बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन इंडिया में स्थापित हो रहे थे, एस्टैब्लिश हो रहे थे। सबसे पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन जो एस्टैब्लिश हुआ उसका नाम है बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा। तो बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है विच वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, प्लीज ये नाम लिखकर आ जाना, और कौन से ईयर में? 1836। ठीक है दीदी। अब एसोसिएशन है दीदी, तो कुछ लोग जरूर आपस में बैठ के बातचीत करेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो बैठक कौन कौन से दिन होता था? तो बैठक हर वीक थर्सडे को होता था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा का बैठक, मीटिंग कौन से वीक में कौन से दिन होता था? तो इट वाज ऑन थर्सडे। ओके दीदी, पर ध्यान से सुनना, बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा भले ही इंडिया का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है बेटा,
पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन है, फिर भी इतना इसने इम्पैक्ट नहीं डाला, क्योंकि पहली बार लोगों ने ये एसोसिएशन बनाया, लोगों को इतना पता नहीं था कि करना क्या है एक्चुअल में। तो याद रखना, भले ही बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन क्यों ना हो, लेकिन ये इंडियंस को या इंडियंस के ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ चेंज लाकर नहीं रख पाया। अपने ओपिनियंस को ज़्यादा अंग्रेज़ों के पास लेकर गया ही नहीं है। अपने ओपिनियंस को चार दीवारों के अंदर डिस्कस करता था और बस हो जाता था, बात खत्म। अब तुम ही सोचो ना, मुझे अगर सरकार से कोई प्रॉब्लम है तो मैं सरकार से जाके बोलूँगी ना प्रॉब्लम को। आपस में बस घर के अंदर चार दीवारों के अंदर डिस्कस करने से कहाँ हल मिलेगा, कहाँ सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग टॉपिक्स को डिस्कस करते थे, पर चार दीवारों के अंदर। ये टॉपिक अंग्रेज़ों को जाके बोलते ही नहीं थे कि देखिए हमें ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप बोलोगे नहीं तो अंग्रेज़ उसको ठीक कैसे करेंगे, राइट। सो प्रॉब्लम ये है दीदी कि भले ही ये इंडिया का पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन क्यों ना हो, ये इंडियंस की ज़िंदगी में ज़्यादा असर डाल ही नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस्ड हुए टॉपिक्स चार दीवारों के अंदर सीमित थे, कन्फाइंड थे। ये टॉपिक्स बाहर जाकर के डिस्कस नहीं होता था, अंग्रेज़ों तक ओपिनियन पहुँचता ही नहीं था, चार दीवारों के अंदर लोग डिस्कस करते थे केवल। ठीक है दीदी, लेकिन जो भी बोलो यार, भले इसने ज़्यादा असर क्यों ना डाला हो, कहीं ना कहीं इसने आने वाले फ्यूचर के पॉलिटिकल एसोसिएशंस को रास्ता दिखाया। अरे कोई शुरुआत करता है तो उसके बाद लोग आने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज़रूर किसी ने ऑनलाइन एजुकेशन का शुरुआत किया, तब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आ गए ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर। उसी प्रकार से पहली बार जब मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर इंडियंस आकर के बात कर रहे थे, तब जाके फ्यूचर में और भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुए जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो दीदी याद रखना ये है, प्लीज़ ये याद रखो कि बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा जो 1836 में फॉर्म हुआ था बाय द एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय अंडर द लीडरशिप ऑफ गौरी शंकर तारक बागेश, यह एसोसिएशन भले ही इंडिया का पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन क्यों ना होती थी, ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाया था, क्योंकि टॉपिक्स डिस्कस जो होते थे वो चार दीवारों के अंदर डिस्कस होते थे। ये टॉपिक्स बाहर अंग्रेज़ों तक पहुंचाया ही नहीं किसी ने, तो अंग्रेज़ कैसे कोई भी डिसीजन लेंगे हमारे फेवर में। हमें बात तो करनी होगी ना। लेकिन दीदी जितना भी बोल दीजिए, चूंकि ये पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन था, इसने आगे आने वाले फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशंस को रास्ता ज़रूर दिखाया है। ठीक है दीदी, कुछ एक दो बातें और जान लो कंट्रीब्यूशन के बारे में कि इसने सोसाइटी में थोड़ा बहुत तो दीदी इम्पैक्ट डाला ही होगा। तो देखो क्या, तो दीदी इसने सोसाइटी में कुछ तो कंट्रीब्यूशंस डाले होंगे। तो देखो, एक न्यूज़पेपर है ज्ञान नेशन, जिसके एडिटर हैं दक्षिणा रंजन मुखर्जी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ज्ञान नेशन जिसके एडिटर हैं दक्षिणा रंजन मुखर्जी, इन्होंने 17 दिसंबर को ये जब न्यूज़पेपर छापा, ज्ञान नेशन का जो एडिशन 17 दिसंबर को छपा था, इसमें उन्होंने बोला कि जो बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा है वहाँ पर टैक्स के बारे में, रेंट फ्री लैंड्स के बारे में बातचीत चल रही है, टॉपिक्स डिस्कस होते हैं। बट मैं क्या बता रही हूँ तुमको, मैंने बस बार बार तुमको ये बताया कि भले ही इतने टॉपिक्स ज़रूर डिस्कस होते थे, लेकिन इसका अल्टीमेटली कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता था, क्योंकि ये टॉपिक्स जाकर के कोई अंग्रेज़ों के सामने रखता ही नहीं था। तुम ही सोचो ना, चार दीवारों के अंदर आप डिस्कस कर रहे हो और बस हो गया, तो यहाँ से चेंज कहाँ से आएगा। तो दक्षिणा रंजन मुखर्जी ने 17 दिसंबर को जो ज्ञान नेशन का एडिशन छापा, उसमें उन्होंने बोला कि बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा अपने मीटिंग में टैक्स, रेंट फ्री लैंड से जुड़े हुए बातों को डिस्कस करता है। लेकिन बेटा देखो, चूंकि ये ज़्यादा सोसाइटी में कोई इम्पैक्ट ला ही नहीं पाया, इसके कारण ये एक बड़ा फेलियर भी था। ठीक है, तो बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा बंद हो जाता है। फाइनली ये ऑर्गेनाइजेशन को ठप कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो कब बंद हुआ दीदी, डेट याद रखो प्लीज, 2 मार्च 1852। 2 मार्च 1852। कैसे पता दीदी ये उस तारीख को बंद हो गया था? उस तारीख को एक न्यूज़पेपर छपा था उस न्यूज़पेपर का नाम है संवाद प्रभाकर। इस न्यूज़पेपर के एडिटर है ईश्वर चंद्र गुप्ता। ईश्वर चंद्र
ईश्वर चंद्र गुप्ता का नाम तुमने नेचर ऑफ द रिवोल्ट वाले टॉपिक में सुना है? मुझे बताना जरा कि कहाँ सुने थे। तो दीदी 2 मार्च 1852 को संवाद प्रभाकर, जिसके एडिटर रहे ईश्वर चंद्र गुप्ता, उन्होंने अपने इस न्यूज़पेपर में छापा कि बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा बंद होता है, क्लोज हो गया है। लेकिन दीदी फेलियर होने के पीछे का कारण क्या था, तुम खुद जानते हो। सबसे पहली बात दीदी, यहाँ पे जो टॉपिक्स डिस्कस होते थे बेटा, बहुत ही जनरल टॉपिक होता था। कोई स्पेसिफिक बात पे डिस्कशन नहीं होता था कि हाँ हम फार्मर्स को लेकर बातचीत करेंगे, फार्मर्स के समस्याओं को दूर करेंगे। अगर आप स्पेसिफिक बातें करते हो तो आपका गोल सेट होता है, आप उसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रख पाते हो। लेकिन ये जो बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा है, यहाँ पर स्पेसिफिक बातों पर चर्चा नहीं होती थी, यानी कि एक पर्टिकुलर गोल नहीं था। तो दीदी लैक ऑफ गोल आप बोल सकती हैं, जिसके कारण ये एक फेल हो गया। सेकंड बात है दीदी, जो भी ओपिनियंस डिस्कस होती थी वो 4 दीवारों के अंदर होती थी, बाहर अंग्रेजों तक तो कोई ओपिनियन रखता ही नहीं था। तो जाहिर सी बात है कब तक चलता ये, क्लोज तो एक दिन होना ही था। थर्ड बात ये भी है कि बेटा यूनिटी नहीं था। कोई कुछ कह रहा है, कोई अगला इंसान कुछ और ओपिनियन रख रहा है, थर्ड पर्सन कुछ और ओपिनियन रख रहा है, हर इंसान अपना अलग अलग ओपिनियन रखता था, तो यूनिटी ही नहीं था। तो ध्यान से सुनो, बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा फेलियर क्यों हो गया? क्यों दीदी? सबसे पहली बात तो कोई एक स्पेसिफिक गोल नहीं था, जनरलाइज टॉपिक हुआ करता था, तो कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रख ही नहीं सकता था। ठीक है बेटा। दूसरी बात दीदी, कन्फाइंड विद इन 4 वॉल्स, 4 दीवारों के अंदर ही सीमित था। तो आप बताइए ना कब तक ये आखिर चलता, एक ना एक दिन तो इसे बंद होना ही था। थर्ड बात दीदी, जो भी ओपिनियंस रखे जाते थे उसके बीच में, आपस में लोगों के बीच में ही यूनिटी नहीं था, कोई कुछ और कहता, कोई कुछ और कहता, तो लैक ऑफ यूनिटी था। और इसके कारण 2 मार्च 1852 को फाइनली ये बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा, जो कि इंडिया का पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन है, ये बंद हो जाता है। इज इट क्लियर बेटा? प्लीज़ ये टॉपिक को स्किप मत करो, ठीक है? ओके बेटा, तो हम लोगों ने बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा तो डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ज़मींदारी एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, या ज़मींदारी एसोसिएशन भी तुम लोग कह देते हो सिंपल भाषा में। प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे रिवीजन में हेल्प होगा। ठीक है, तो देखो कोई भी टॉपिक नेग्लेक्ट मत करो, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, तो किसी भी टॉपिक को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। हम एमसीक्यू के हिसाब से भी प्रिपेयर करते हैं और लॉन्ग आंसर के हिसाब से भी प्रिपरेशन कर लेते हैं कि दीदी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हम तो आंसर दे ही देंगे। तो आ जाओ दीदी, ये भी एक एसोसिएशन है, पॉलिटिकल एसोसिएशन। इसका डेट बता दीजिए, जैसे बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा का बताई थी 1836, इसका जस्ट 1 साल बाद 1837। ठीक है दीदी, तो सुनो, 12 नवंबर 1837 को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है हिंदू कॉलेज में। अरे हिंदू कॉलेज है, वहाँ पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन से दिन? 12 नवंबर 1837। इस मीटिंग को बहुत उस समय के बहुत बोल सकते हो फेमस पॉपुलर पर्सनालिटीज़ जैसे राधा कांता देव, प्रसन्न कुमार टैगोर, ऐसे लोगों ने अटेंड किया था। तो दीदी 12 नवंबर 1837 को एक मीटिंग रखा गया हिंदू कॉलेज में, जिसको अटेंड किए थे उस समय के बहुत माहिर, बहुत फेमस पॉपुलर लोग जैसे राधा कांता देव, प्रसन्न कुमार टैगोर। यहाँ पर डिस्कशन होता है कि एक ऐसा एसोसिएशन लेकर आया जाए जहाँ पर ज़मींदार्स के राइट्स के ऊपर हम बातचीत करेंगे, लैंड होल्डर्स के राइट के ऊपर बातचीत करेंगे। और जैसा कि मीटिंग में डिस्कशन हुआ, उसी के साथ साथ एक एसोसिएशन बना दिया गया। फाइनली ज़मींदारी एसोसिएशन बन जाता है 1837 में। क्यों दीदी बनता है? जैसा कि मीटिंग में डिस्कस हुआ था, प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, ज़मींदार्स के भलाई के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनके हक के लिए कुछ कुछ ओपिनियंस रखकर डिस्कशन करने के लिए ये एसोसिएशन बना था।
तो प्लीज़ पहले MCQ क्लियर कर लो। 12 नवंबर 1837 में दीदी हिंदू कॉलेज में एक मीटिंग रखा गया। इस मीटिंग को अटेंड करते हैं राधा कांता देव, प्रसन्न कुमार टैगोर जैसे महान लोग। और यहाँ पर डिस्कशन होता है इस मीटिंग में कि एक ऐसा एसोसिएशन बनाया जाए जो जमींदार्स के राइट्स के ऊपर डिस्कशन करेगा। और फाइनली दीदी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया ही जाता है जिसका नाम है जमींदारी एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा या जमींदारी एसोसिएशन। इसका जो ज्वाइनिंग फीस था, मान लो कि कोई इंसान इस एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहता था एज अ मेंबर, तो ज्वाइनिंग फीस 5 रुपया था और हर साल हर इंसान को 20-20 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, टू कंटिन्यू टू स्टे इन दैट एसोसिएशन। उस एसोसिएशन में एज अ मेंबर रहने के लिए हर साल 20-20 रुपया तो देना ही है, ज्वाइनिंग फीस 5 रुपया देना है। दीदी यहाँ पे मीटिंग कब कब होता था? जैसे बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा में आपने बताया कि हर थर्सडे को मीटिंग होता था, तो यहाँ बेटा हर 3 दिन में एक बार मिलना होता था। हर 3 दिन में एक बार टॉपिक पे डिस्कशन होगा, बातचीत होगा। लेकिन दीदी कोई इमरजेंसी का सिचुएशन आ गया तो इमरजेंसी का सिचुएशन में जल्दी मीटिंग रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम बात करोगे जो फिक्स किया गया था वो था कि 3 महीने में एक बार तो मीटिंग होगा ही होगा। ठीक है दीदी, अब जरा सुनो, कंफ्यूज नहीं होना है। बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा इंडिया का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। लेकिन क्या बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा का कोई स्पेसिफिक गोल था? नहीं दीदी, इसीलिए तो वो फेल भी हो गया था। एग्जैक्टली। लेकिन तुमको क्या लगता है जमींदारी एसोसिएशन का एक स्पेसिफिक गोल है या नहीं है? बिल्कुल है दीदी, नाम में ही जमींदारी है, यानी ये स्पेसिफिकली जमींदार्स के राइट्स के लिए ही बातचीत करेगा और फलाना ढिमकाना बात नहीं करने वाला ये। तो इसके पास एक स्पेसिफिक गोल, स्पेसिफिक आउटलुक था, एक स्पेसिफिक चीज के लिए आवाज उठाने वाला था। इसीलिए इंडिया का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक स्पेसिफिक सोच के साथ ऑर्गेनाइज किया गया, दैट वाज जमींदारी एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। दीदी कंफ्यूज हो गए। फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा, बट इंडिया का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन जिसका एक स्पेसिफिक आउटलुक था, वो तो भैया जमींदारी एसोसिएशन है। तो दीदी अगर आप आउटलुक की बात नहीं करेंगी तब तो आंसर बोंगो भाषा प्रकाशिका होगा, है ना। द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या आपने आउटलुक की बात करी? नहीं। आउटलुक यानी गोल। क्या आपने गोल की बात करी? नहीं। तो आंसर है बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा। आ जाता है इंडिया का पहला ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक स्पेसिफिक आउटलुक के साथ तैयार हुआ था, दैट वाज द जमींदारी एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। तो दीदी फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन अगर सिर्फ बोलेगा बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा, फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन विद स्पेसिफिक आउटलुक जमींदारी एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। ठीक है दीदी, अब ध्यान से सुनो। तो 1837 में जमींदारी एसोसिएशन बनता है। 1838 में बेटा, अप्रैल 1838 में इस जमींदारी एसोसिएशन का नाम चेंज करके रख दिया जाता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ध्यान से डेट याद रखेंगे हम लोग। अप्रैल में 1838 को जमींदारी एसोसिएशन का नाम चेंज करके रख दिया जाता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ओके ओके, समझ में आया। इस पूरे सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन के जो की पर्सन थे, मेन इंपॉर्टेंट पर्सन थे, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के दादाजी, दैट इज द्वारकानाथ टैगोर जी थे। तो द्वारकानाथ टैगोर वॉज द की पर्सन ऑफ दिस होल एसोसिएशन विच। और जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे 2 लोगों का नाम आता है, एक है विलियम कोल्डहरी और एक है प्रसन्न कुमार टैगोर। विलियम कोल्डहरी इंग्लिशमैन नाम के न्यूज़पेपर के एडिटर भी रहे हैं। इंग्लिशमैन नाम के न्यूज़पेपर के एडिटर भी रहे हैं। तो दीदी एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 12 नवंबर 1837 को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ हिंदू कॉलेज में, जिसको अटेंड किया राधा कांता देव, प्रसन्न कुमार टैगोर जैसे महान लोगों ने।
यहाँ पे डिस्कशन होता है कि एक ऐसा एसोसिएशन बनाया जाए जो कि एक स्पेसिफिक आउटलुक के साथ तैयार होगा, दैट इज़ वो ज़मींदार के राइट्स के लिए बातचीत करेगा। फाइनली ज्वाइनिंग फीस रखा गया 5 रुपया, एनुअल फीस रखा गया 20 रुपया पर पर्सन। मीटिंग 3 मंथ में एक बार होना चाहिए था, होता था मतलब। पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है एक स्पेसिफिक आउटलुक, एक स्पेसिफिक गोल के साथ। अप्रैल 1838 में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया लैंड होल्डर सोसाइटी। इसके मेन पर्सन, की पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन द्वारका नाथ टैगोर हैं और जॉइंट सेक्रेटरीज के पोस्ट में 2 लोगों का नाम आता है, विलियम कोल्डहरी और प्रसन्न कुमार टैगोर। विलियम कोल्डहरी इंग्लिशमैन नामक न्यूज़पेपर के एडिटर भी थे। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, रुक जाओ। ये तो मैंने बस फैक्ट्स बताए हैं, कुछ और 1-2 बातें हैं जान लो। कि दीदी आपने जैसे बताया कि बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा ने इंडियंस के लाइफ में इतना कोई ह्यूज इम्पैक्ट डाला ही नहीं, क्योंकि ये लोग डिस्कशन अपने बंद कमरों में ही करते थे, बाहर तक की डिस्कशन नहीं जाता था। तो क्या ज़मींदारी एसोसिएशन ने कुछ बेहतरीन किया, कुछ कंट्रीब्यूशन है इसका क्या इन द इंडियन सोसाइटी, वो डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, एक्टिविटीज़ ऑफ द लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन समाज में? तो देखो, राजेंद्र लाल मित्रा एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, ऐसे इस तरीके से याद रखो। इन्होंने कहा कि लैंड होल्डर सोसाइटी नाम से कंफ्यूज मत हो जाना। भले ही ऐसा लगता हो कि ये सिर्फ और सिर्फ जमींदार की बात करते हैं या करते थे, लेकिन असलियत कुछ ऐसा है कि ये सिर्फ जमींदार की बात नहीं करते थे। ये ज़मीन से जुड़े हर इंसान के बारे में बात करते थे, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो ज़मींदार हो। तो ऐसा मत सोचना कि ये सिर्फ और सिर्फ ज़मींदार के राइट्स के बारे में बात करते थे, ये फार्मर्स के राइट के बारे में भी बात करते थे। यानी कि दीदी ज़मींदारी एसोसिएशन के बारे में ये मन धड़न बात समझ लेना कि ये सिर्फ ज़मींदार के लिए बना था, ऐसा नहीं है। राजेंद्र लाल मित्रा जी क्लैरिफाई करते हैं कि ये सिर्फ ज़मींदार के लिए नहीं, ऑल द पीपल कनेक्टेड टू ज़मीन या लैंड के लिए बात करता था। इस लैंड होल्डर सोसाइटी ने लोगों को बहुत ही ब्रॉड तरीके से सोचने पे मजबूर किया कि किस हिसाब से अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आप कैसे बातों को रख सकते हैं। पर्टिकुलर राइट के लिए आप लड़ रहे हैं कि हाँ फार्मर्स हैं हम और हमारे पास ये राइट होना चाहिए, तो अपने इस बात को आप कैसे सरकार तक रखेंगे, ये बात लैंड होल्डर सोसाइटी ने लोगों को सिखाया। साथ थर्ड पॉइंट है कि लैंड होल्डर सोसाइटी ने लोगों को सिखाया कि कैसे इंसान लॉजिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली यानी लॉ एंड ऑर्डर के साथ फाइट कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है। यहाँ पे फाइट का मतलब मार धाड़ नहीं, अपनी बातों को रखना। दीदी ये पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुम्हारा 5 मिनट लेकर ये पॉइंट ज़रूर समझाऊंगी। देखो बेटा, हर कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखा जाता है, CA। ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है। तो मान लो ये एक कंपनी है, इस कंपनी ने 1 करोड़ रुपए कमाए प्रॉफिट के तौर पे, तो तुमको क्या लगता है ये सीधा सीधी 1 करोड़ रुपए कंपनी अपने जेब में रखेगा? नहीं दीदी, इसमें से मान लीजिए 30 लाख रुपीज़ वो सरकार को दे रहा है एज टैक्स। तो दीदी 1 करोड़ में से 30 लाख टैक्स दे दिया, तब तो इसको बहुत दुख होगा। बिल्कुल बेटा, ये कोशिश करेगा कि कैसे मैं कम टैक्स दूं यार, मेरा टैक्स फालतू में जा रहा है। तो ये हेल्प लेगा CA से। CA बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। अच्छा दीदी क्या करेंगे ये लोग, कैसे हेल्प करेंगे? देखो, जो कानून लिखा है, क्योंकि कानून के हिसाब से ही ना तुम टैक्स ले सकते हो। गवर्नमेंट हमसे यूं ही आके पैसा नहीं मांगता है, एक पर्टिकुलर कानून के हिसाब से हमें टैक्स देना होता है। कानून में लिखा होता है बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर्स। अगर उस लॉ एंड ऑर्डर के स्टेटमेंट में कोई भी खामी है, जिस खामी को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो CA लोग
उसका फ़ायदा उठा के कंपनी के प्रॉफिट्स को बुक्स के अंदर, रिकॉर्ड्स के अंदर कम बताते हैं। दीदी ये तो इलीगल है, तो बहुत गंदा बात हुआ। इन लोग तो क्राइम कर रहे हैं दीदी। 1 करोड़ का प्रॉफिट को ये लोग कम दिखा रहे तो ये तो क्राइम हुआ। नहीं बेटा, क्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखे गए हैं जिस सेंटेंस में ही कमी है, उस सेंटेंस में ही कमी है। सपोज फॉर एग्जाम्पल लिखा गया है, टैक्स हैज टू बी पेड ऑन ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी। जरा सुनना ध्यान से, इससे लिंक्ड है क्या दीदी? इससे लिंक्ड नहीं है, मैं बस तुमको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर में स्टेटमेंट में खामियों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो सपोज सरकार ने कहा कि अगर तुम लैंड बेचकर, लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तुमने बिल्डिंग बेचकर या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी जिसको तुम हिला नहीं सकते, ऐसे प्रॉपर्टी को बेचकर अगर तुमने पैसा कमाया है तो उसके ऊपर तुमको टैक्स देना है। तो लोग इसका चालाकी से इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्टेटमेंट का। लोग क्या करेंगे? लोग गोल्ड खरीद लेंगे। गोल्ड तो दीदी मूवेबल प्रॉपर्टी है, और लेकिन दीदी इसका एक फायदा है, गोल्ड बेचेंगे आप तो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा गोल्ड है, आपको बहुत सारा पैसा मिला, लेकिन आपको इसके ऊपर टैक्स ही नहीं देना। क्यों? क्योंकि सरकार ने क्या बोल रखा है कि टैक्स सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर देना है। तो लोगों ने चालाकी से गोल्ड खरीद कर रख लिया कि दीदी हमारे पास संपत्ति है लेकिन गोल्ड है, गोल्ड हम इधर से उधर लेकर जाएंगे, मूवेबल हो जाएगा, तो दीदी इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो समझ रहे हो, सरकार जो भी लॉ एंड ऑर्डर बनाता है, उस लॉ एंड ऑर्डर के कमियों का इस्तेमाल हम अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। सरकार ने लॉ बनाया कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रॉपर्टीज जो तुम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते, सिर्फ उसी का तुम जो भी पैसा कमाओगे बेच बाच के उसके ऊपर टैक्स देना। तो हम लोगों ने चालाकी करा, हम लोगों ने गोल्ड खरीद कर रख लिया। गोल्ड तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इधर उधर लेकर जा सकते हैं, तो दीदी इसके ऊपर बेच बाच के अगर पैसा आ रहा है तो टैक्स नहीं देंगे, बिकॉज सरकार तो बोलता है सिर्फ इमूवेबल पर देना है टैक्स। बिकॉज सरकार कह रहा है सिर्फ इमूवेबल पर टैक्स देना है। बात समझ में आ रहा है? मैं तुमको बस इतना समझाना चाहती हूँ कि सरकार जब कोई लॉ एंड ऑर्डर बनाता है तो इस लॉ एंड ऑर्डर का कमियों का इस्तेमाल हम अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। तो सेम सीए भी यही करेगा। सीए लॉ एंड ऑर्डर के कमियों का इस्तेमाल करेगा अपने प्रॉफिट्स को घटा के दिखाने के लिए। तो मान लो प्रॉफिट्स वो सिर्फ शो कर रहा है बुक्स में कि 80 लाख प्रॉफिट है, असलियत में कमाया 1 करोड़ है, बट प्रॉफिट 80 लाख है। तो वो जब टैक्स देगा तो 20 लाख टैक्स देगा। देखो टैक्स कम हो गया, बट दीदी ये रिकॉर्ड तो झूठ है, असलियत में तो 1 करोड़ का प्रॉफिट था। तो बात मैंने तुमको जस्ट ये समझाने की कोशिश करी है बेटा कि मान लो एक कंपनी है, कंपनी 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है, तो उसको मान लो 30 लाख रुपया टैक्स देना पड़ रहा है, तो कंपनी दुखी हो जाता है। कंपनी सीए के पास जाता है, सीए बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो सरकार के दिए कानूनों का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर लेते हैं और इस प्रॉफिट को गिरा के 80 लाख पे ले आते हैं बुक्स के अंदर। असलियत में जेब में 1 करोड़ पता है, असलियत में जेब के अंदर 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड्स हम शो कर रहे हैं और उसमें शो कर रहा है सिर्फ 80 लाख का रिकॉर्ड। तो सरकार अल्टीमेटली सिर्फ 20 लाख रुपया हमसे कर्ज ले पाए, हमसे टैक्स ले पाएगा। बात समझ पा रहे हो? ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लैंड होल्डर सोसाइटी ने भी लोगों को यही सिखाया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यदि आप कंपनी क्यों बोल रही, कंपनी का राज तो खत्म हो गया। अरे तुम डेट देखो ना, 1837। कंपनी का राज 1858 में जाके खत्म हुआ था, मैं 1837 की बात कर रही हूँ। तो लैंड होल्डर सोसाइटी ने लोगों को ये सिखाया कि अगर कंपनी कोई भी लॉ एंड ऑर्डर लेकर आता है, यानी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को तुम अच्छा से पढ़ो, उसको समझो
और उसमें अगर कोई खामी है तो उसका इस्तेमाल खुद के लिए कर लो। लोगों को ये सिखाया लैंड होल्डर सोसाइटी ने। इसमें कोई तुम गद्दारी नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि तुम कोई क्राइम कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। तुम एक भले इंसान हो जो अच्छा पढ़ा लिखा है, वो अपने फायदे के लिए जी रहा है। भाई हम क्यों बेकार का ज़्यादा टैक्स देंगे? सरकार ने जो कानून बना रखा है उस कानून में क्या कमियां है उसको निकाल लेंगे और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये लैंड होल्डर सोसाइटी ने लोगों को सिखाया कि कैसे लॉजिकली और लॉ एंड ऑर्डर कानून को मानते हुए ही तुम अपने फायदे में चीज़ों को ले सकते हो। बात समझ में आया? 1839 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में फॉर्म किया गया। किसने फॉर्म किया दीदी? प्लीज एमसीक्यू। विलियम एडम के द्वारा। आई डोंट नो बोर्ड में वो पार्ट दिख रहा है नहीं। 1839 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी स्टैब्लिश किया गया लंदन में बाय विलियम एडम। तो दीदी लंदन में विलियम एडम ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाए हैं। तो देखो, भले ही एक अंग्रेज ने ये एसोसिएशन फॉर्म किया हो, ये इंडिया के हित के लिए, इंडिया के भलाई के लिए बातचीत करता था। अल्टीमेटली बाद में जाकर लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों ही सेम पर्पस के लिए काम करने लग गए, ज़मीन से जुड़े हर इंसान के लिए बातचीत करने लग गए। ठीक है बेटा, एक और बार वीडियो देखो, एक और बार समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि तुमको ये पार्ट समझ में आया। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में लिखो, तो मैं अलग से भी इसको कोशिश करूँगी समझाने का, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये जानना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।